नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट से और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। और ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का जो चैनल है, जो हमारा पेज है, उसको जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट हो गया आपका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। तेलंगाना में एक ट्राइब है आपकी, उससे रिलेटेड है आपका ये फेस्टिवल। तो कुंभ मेले के बाद जो है ये ट्रेडिशनली जो हमारे हेरिटेज का पार्ट है उसके अंतर्गत मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा ऐसा फेस्टिवल है। तो इसको देखेंगे हम, है ना। ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस में हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में, हेरिटेज में, ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 का पार्ट है। दूसरा रिवर देविका प्रोजेक्ट है, ये आपका जम्मू से रिलेटेड है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको गंगा की सिस्टर रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। रिवर प्रोजेक्ट है ये, जो आपका रिवर में जो आपके रिवर्स वगैरह में पॉल्यूशन होता है ना, वहां के जो जल है, पानी है, उसकी गुणवत्ता में किस तरीके से संवर्धन किया जाए उससे संदर्भित है, देखेंगे इसको। और ये आपका 3rd पेपर का पार्ट हो जाएगा, अब संरचना के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। इसमें दरअसल अब जो प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शब्द से ऐसा आता था कि बुजुर्ग उसमें जो है पढ़ेंगे, तो ऐसा बोला जाता था कि इसकी जो मीनिंग है ना, उससे जो है हमको फायदा नहीं रहा। मीनिंग को मतलब उसका शब्दार्थ मत समझिएगा, है ना, सार समझिएगा कि जो जिस लक्ष्य को लेके हमारे यहाँ साक्षरता प्रोग्राम चलाया जा रहा था वो अप टू द मार्क नहीं है, उसमें कुछ लूप होल्स थे। तो उसको एड्रेस करने के लिए कि भैया 15 वर्ष और उससे अधिक के जो भी व्यक्ति हैं सभी को शिक्षा देना, सभी को साक्षर बनाना आवश्यक है ना, उससे संदर्भित है ये प्रोग्राम। और फिर ये आपका रिलेटेड है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी यहाँ पर एम्बेडेड करना है ना। जैसे अब बदलती तकनीकी के साथ जो है स्किल्स भी जो है बदल रही है ना। हमारे पास अगर स्किल इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं है तो हमें जॉब कैसे मिलेगी, है ना। तो उन सब चीजों को भी एम्बेडेड किया जाना शिक्षा से रिलेटेड है। 2nd पेपर और 3rd पेपर दोनों में ये आपका ओवरलैप है। इसके बाद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत पुराना टॉपिक है ना। जर्नैल सिंह भिंडरा वाले जी का मैटर आप लोगों ने सुना होगा। 1984 में ब्लू स्टार, है ना, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल से ये जो है आप देखते आ रहे हैं। 70 के दशक के बाद से राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण दोनों ही शब्द आते हैं। इसमें ऐसे भी रेडी होना चाहिए हमारे पास। इंटरव्यू के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सारे डेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लगातार जो है इनकी संख्या जो है अपराधियों की वो बढ़ती जा रही है। अब अपराधी बैठ जाएंगे जाके संसद में तो वो समाज से कितना भला करेंगे ये तो हमको पता ही है ना। फिर भी देखेंगे हम इस टॉपिक को। इसके बाद रोड सेफ्टी के बारे में डेटा है ना। काफी सारे जो एक्सीडेंट्स है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉप 10 रीजन है उसमें से एक रोड एक्सीडेंट का जो है वो डायमेंशन आता है। ये सारी रिपोर्ट्स में बताया जाता है। ठीक है, इससे ये भी बोला जाता है कि देश की जीडीपी में लगभग 3% का जो लॉस होता है वो इसके कारण होता है। किससे? रोड में जो आपकी फैटेलिटी वगैरह होती है। तो इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, 3rd पेपर का पार्ट है। तो पहला टॉपिक देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो पहला टॉपिक जो है बिल्कुल कंटेक्चुअल जाना है, इसमें हमको प्रीलिम्स के हिसाब से देखना है। अभी जो है ये एशिया का जो है सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है। ठीक है, और ये अपने मतलब जो ट्रेडिशनल जो एक तो ये आपका परंपरा से संदर्भित है, तो उसी परंपरा के साथ अभी जो है ये आपका मेदाराम जो जथरा है या जथारा बोल लीजिए उसको आप, तो उसको अभी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 16 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया गया। ये कोया जो जनजाति है आपकी तेलंगाना की उससे रिलेटेड है। ठीक है ना। अब इसमें जो सरलम्मा लिखा हुआ है इसमें 2 नाम आएंगे, तो उनको जो है देवियों के रूप में वहां पर माना जाता है ना। कुछ जो है किंवदंती वगैरह है, देखेंगे हम लोग। इसके बारे में बताया जा रहा है कि 2nd लार्जेस्ट फेयर है इंडिया का।
किसके बाद? कुंभ के बाद, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है तेलंगाना की, कौन सी? कोया ट्राइब, उससे रिलेटेड है ना। 4 दिनों के लिए इसको जो है आयोजित किया जाता है फेस्टिवल को। अब मैंने बताया कि ये किसके सम्मान में जो है ये कंडक्ट किया जाता है, तो गॉडेस जो आपकी समक्का है और जो आपकी क्या है? सरलम्मा है ना। अब ये जो है मतलब ये माँ और पुत्री है आपकी। सरलम्मा जो है वो डॉटर है आपकी किसकी? समक्का की। ऐसा समझ लीजिएगा। यहाँ पर इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिचुअल्स के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक विलेज है ना, वहां पर जो है इनको इंस्टॉल किया गया है, जो कनेपल्ली है, स्मॉल विलेज है। कहां पर? आपके मेदाराम के पास में, है ना। इसे सब याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दो मतलब बाइलिनियल इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। द्विवार्षिक आधार है इसका। ठीक है, इसमें कोलैबोरेशन होता है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है कोयास के साथ। क्यों होता होगा बताइए जरा। तो इसका एम क्या होगा? तो जो हमारा हेरिटेज है ना, उसको क्या करना? कंजर्व करना, उसको प्रमोट करना, हमारी संस्कृति विरासत जो है उसका संरक्षण, है ना, और उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो वहां पर जो है सोशल हार्मनी को मेंटेन करना, किसके बीच में? ट्राइब्स के बीच में, और जो लोग वहां पर विजिट कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर देविका प्रोजेक्ट, ये आपके अभी जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने बोला है कि ये हिस्टोरिक रिवर देविका प्रोजेक्ट है, तो ये कंप्लीट किया जाएगा इस जो आपका ये साल चल रहा है 2022 का, उसके जून तक में। ये कॉस्ट वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाता है। तो रिवर देविका जो प्रोजेक्ट है, इसको जो फॉर्मली लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जब उन्होंने यात्रा की थी जम्मू की 2019 में। और ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है? तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये कब का है? 1985 का। इसके अंतर्गत क्या करना था? नदियों में जो प्रदूषण है उसको कम करना था। पहले तो पॉल्यूशन को आपको कम करना था, उसके बाद जो आपकी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ वाटर है ना, गुणवत्ता का जो डायमेंशन है, आयाम है, तो गुणवत्ता के आधार पर भी वहां पर उन्नयन करना था। सिग्निफिकेंस यहां पर बताया जा रहा है। तो सीधी बात है कि ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रिवर रीजनरेशन प्रोजेक्ट है ये आपका। ठीक है, इसमें 2 यूनिक जो है वहां पर जो है आपका टारगेट समझ लीजिए, उसको डेस्टिनेशन समझ लीजिए, उस तरीके से इसको मोबिलाइज किया जा रहा है कि यहां पर पिलग्रिम जो आते हैं आपके, है ना, तीर्थयात्री, उनके साथ साथ जो मनोरंजन के लिए भी पर्यटक आते हैं, उनके लिए आपका क्या है? यूनिक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। उनको एक यूनिक डेस्टिनेशन ये प्रदान करता है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो है जो सीवेज नेटवर्क होता है ना, जो क्रिमेशन घाट्स वगैरह है वो बनाए जा रहे हैं। छोटे जो है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपके क्या है प्लांट्स है ना, और 3 आपके सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अब ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये क्यों किया जा रहा होगा? कि नदियों के प्रदूषण में कमी किया जा सके, है ना, वहां पे जो क्वालिटी है वाटर की वहां पर एनहांसमेंट किया जा सके। देविका नदी क्या है और कहां से ओरिजिनेट होती है ये याद रखिएगा। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है आपका, जेएनके का, वहां से होती है। जो हिली सुधा महादेव टेम्पल है ना, वहां से। और ये फिर नीचे आते हुए जो मतलब डाउनवर्ड जो है फ्लो होते हुए वेस्टर्न पंजाब की तरफ जाती है और रावी में आपके क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। ठीक है, और जो देविका रिवर है उसको सिस्टर ऑफ रिवर गैंगेस भी बोला जाता है। याद रखिएगा, कंटेक्चुअल पार्ट है, प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। अब मैंने बोला कि ये जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है 1995 में लॉन्च किया गया था, है ना, ध्यान रखिएगा। 1995 है। जो गंगा नदी के संदर्भ में जो प्लान था वो 1985 का था। ध्यान दीजिएगा, 1995 का है। अगर बाय मिस्टेक यहां पर जल्दीबाजी में कुछ गलत निकल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए। वैसे कोई मिस्टेक होती नहीं है, ह्यूमन एरर होता है अगर कभी बोलने में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट होता है, बहुत कम टाइम होता है, लगातार बोलना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पॉज लेने का कोई मतलब स्कोप नहीं है ना। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि हम कन्वर्सेशन करते हैं तो मतलब टाइम मिल जाता है वहां पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं। तो 1995 में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा 1995 में। गंगा से रिलेटेड जो आपके इनिशिएटिव थे वो क्या राजीव गांधी जी की सरकार के दौरान 1985 में लॉन्च किया गया था? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या था आपका? ये जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है आपकी, कि नदियों के प्रदूषण को कम करना है, और सेंट्रली जो है आपकी फंडेड स्कीम है आपकी। इसके बाद जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, तो यहाँ पर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है 2022 से 27 के लिए। इसको एडल्ट एजुकेशन बोला जा रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर के लिए 5 साल के लिए टारगेट किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है उसने अप्रूवल दे दिया है इसके लिए। ठीक है, अब इसमें जो है अलाइन करना है हमको एडल्ट एजुकेशन में, मतलब 15 वर्ष से अधिक वाले लोगों को, है ना। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा कि इसमें अलाइन करना है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के उसके भी डायमेंशंस को। अब यहां पर 2011 का ये डेटा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गैर साक्षरों की कुल संख्या थी, है ना, एब्सोल्यूट नंबर जो था आपका नॉन लिटरेट्स का कंट्री में, ठीक है ना, 15 साल और उनसे ऊपर वाले एज ग्रुप में, तो 25.76 करोड़ था। इसमें
9.08 करोड़ मेल है और 16.68 करोड़ फीमेल है। ये डेटा आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद और भी बता रहे हैं यहाँ पर कि साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत जो है वहां पर साक्षर के रूप में जिनको सर्टिफाई किया गया 7.6 करोड़ था। इस तरीके की ग्रोथ को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में जो है अब तक जो है 18.12 करोड़ जो एडल्ट है अभी भी निरक्षर है। तो इसमें कुछ डेटा रखना है आपको यहाँ पर, है ना। और सिर्फ साक्षर होने से मतलब नहीं है। पहली चीज तो ये कि कोई चीज जो है अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं किसी भी रिसोर्स की, जैसे मान लीजिए कि अब स्कूल बनाना है तो पहले तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद वहां पर वर्कफोर्स होना चाहिए और वहां पर बहुत ही सिस्टमैटिक चलना पड़ता है, तब वो योजना जाके क्या होती है आपकी, क्या होती है, सफल बनती है। इंप्लीमेंटेशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर जगह आप देखेंगे, इसलिए कई योजनाएं जो है जिस लक्ष्य से बनाई जाती हैं वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। उनका जो गोल होता है वही डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जिसको गोल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं पब्लिक एड में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम जो है आपका यहां पर बताया जा रहा है। तो सीधी बात है, यहां पर सिर्फ नंबर्स को नहीं बढ़ाना है हमको, ठीक है ना। और सिर्फ जो आपका बेसिक लिटरेसी है सिर्फ उसको ही नहीं बढ़ाना है, मतलब बढ़ाना है ऐसा नहीं कि उसको एम्बेडेड नहीं करना है, वहां पर काम नहीं करना है, लेकिन उसमें स्पेशल जो डोमेन बताया जा रहा है कि 21st सेंचुरी के हिसाब से जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, मतलब जो डिजिटल दुनिया जो चल रही है हमारी, है ना। अब आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऊपर से कोविड के कारण पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी का क्रंच आ गया, तो वापस से अगर सबसे ज्यादा जो रोजगार दिखाई देगा वो किस तरीके की स्किल जो आज के जमाने की टेक्निक्स है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी, है ना, कमर्शियल जो आपके स्किल्स होते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद हेल्थ के संदर्भ में और कई सारी चीजें हैं, मतलब आप ऐसा समझिए कि नई तकनीकों के संदर्भ में उनका कौशल विकास करने के जो आयाम है उनको यहां संपर्क किया जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर वही चीजें बताई जा रही हैं कि, है ना, तीनों टीयर पे जो आपका बेसिक एजुकेशन हो गया, मिडिल हो गया, मतलब प्राइमरी, मिडिल और जो हायर जो आपके लेवल की जो हो गई आपकी, है ना, शिक्षा, तो उसमें जो है इस तरीके की शिक्षा में जैसे अब ये हम बोल रहे हैं ना कि भैया उनको जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, है ना, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बताया जाना चाहिए उनको, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है आर्थिक रूप से क्या हो जाए, स्वायत्त हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, है ना, और उनकी शिक्षा में सततता बनी रहे, है ना। तो उस तरीके के भी पॉइंट्स को यहां पर क्या करना है, एम्बेडेड करना है। नॉर्मल से पॉइंट है, इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं, खुद आप इन चीजों को फील करते होंगे कि डिग्री लेके भी हमको जॉब क्यों नहीं मिलती। हमारे यहां सबसे बड़ा अट्रैक्शन गवर्नमेंट जॉब क्यों बना हुआ है, इस चीज को, इस क्वेश्चन को सोचिएगा, है ना। ये बहुत, देखिए प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों परेशान होते हैं। एक तो हमारी जो फ्यूटल मेंटालिटी है, क्योंकि हमको किसी को दिखाना, हमको पता वहां पहुंच गया तो हमारी टेंशन खत्म, है ना। एक बार नौकरी लग गई तो सरकारी दामाद वाली जो संज्ञा विशेषण दिया जाता है वो बिल्कुल चरितार्थ हो जाती है कि भाई कितना भी हम डिस्टर्ब हो जाए, हम काम ना करें तो हमको नहीं निकालेगी गवर्नमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज पेंशन वेंशन ये वो बहुत सारी। तीसरी चीज करप्शन, ये सब मोटिवेशन है ना, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वहां क्या होगा, अगर आपने नौकरी ज्वाइन की और जिस दिन आपकी एफिशिएंसी कम हुई, मतलब जिस दिन आपने काम नहीं किया, अपना रवैया सरकारी टाइप से अपनाया, तो वो आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन जिसको ज्यादा पैसा कमाना है और एक नंबर का पैसा कमाना है वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं कि नहीं। 1 करोड़ का पैकेज कहीं है यहां गवर्नमेंट सेक्टर में, बताइए जरा, यहां पर है कहीं, है ना। एसडीएम की, डीएसपी की, आईएएस की कितनी सैलरी है, सबकी 60-70,000, 1 लाख रुपए के अंदर ही है सब लोगों की, ठीक है ना। जहां पर आप देखेंगे ये नॉर्मल सी चीज है जो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि योजना को जो आपका लागू किया जाएगा तो ऑनलाइन बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना, और ये स्वयं सेवा के माध्यम से इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहां पर जो आपका ट्रेनिंग वगैरह होगा, वर्कशॉप्स वगैरह होगी, है ना, जो वॉलंटियर्स की, वो ऑर्गेनाइज की जाएगी फेस टू फेस मोड से, ठीक है। इसके बाद जो सारे मटेरियल्स होंगे ऑनलाइन जो है डिजिटली जो है वो आपके एक्सेस कर सकेंगे हर कोई उसको, है ना, जो आपके रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स है ना। तो इससे क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, मतलब इजीली एक्सेस कर सकेंगे वो लोग डिजिटल मोड से, जैसे टीवी, रेडियो, सेलफोन, है ना, इस तरीके के ओपन सोर्स जो आपके एप्स है, तो सबके लिए हो जाएगा ये आपका अवेलेबिलिटी इसकी। दूसरी चीज यहां पर बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो है सारे जो पैन इंडिया में जो आपके सारे स्टेट्स है, यूटी है, उसके अंतर्गत 15 साल और उससे ऊपर के आयु के वर्ग के लोगों को यहां पर कवर किया जाएगा, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, 5 सालों में 5 करोड़ जो है लर्नर्स को रेडी करना है, 1 करोड़ पर ईयर का यहां पर टारगेट डिसाइड कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है।
इसके बाद सैलिएंट फीचर्स बता रहे हैं स्कीम के, तो सारी चीजें हमने देख ही लिया। स्कूल इसकी यूनिट होगी इंप्लीमेंटेशन की, स्कूल को ही यूज किया जाएगा कंडक्ट करने के लिए सर्वे, बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, और वॉलंटरी टीचर्स को। और इसको जो है आपका ये बोला जा रहा है कि इसमें जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जाएगा, जिसमें 15 से 35 जो है उनको फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले 15 से 35 का जो आपका एक बेल्ट है ना, एज का, वहां के लोगों को कवर किया जाएगा। उसके बाद 35 से अधिक आयु के लोगों को भी साक्षर बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका स्किल डेवलपमेंट में भी काम किया जाएगा, है ना, क्वालिटेटिव अप्रोच को भी अपनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो है जैसे जिसको प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं हम, तो प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज तो ऊपर ही देख लिए, ये आपका क्या हो गया, आपका ये रेपिटेशन हो गया। इसके बाद यहां पर जो है परफॉर्मेंस जो असेसमेंट का एक डायमेंशन इन्होंने बनाया है कि ये इंडेक्स वगैरह निकालेंगे, ग्रेडिंग इंडेक्स, और वो आपका स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो परफॉर्मेंस जो है शो करेगा कि स्टेट्स और जो आपकी यूनाइटेड टेरिटरीज है, जो हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है, वो किस तरीके से जो है आपकी क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है स्कीम को, है ना, जो केंद्र शासित आपके प्रदेश है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको जो आपका उनका निष्पादन सूचकांक होगा उसको कैसे असेसमेंट करेंगे, फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस के आधार पे, है ना, ठीक है ना, ईयरली बेसिस पे। तो इससे उनका जो है परफॉर्मेंस भी समझ में आएगा कि कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ प्रायोरिटी दिया जाएगा वल्नरेबल ग्रुप्स के लोगों को, इसमें SC ST वुमेन्स आ जाएंगी आपकी, है ना, दिव्यांग आ जाएंगे आपके, मार्जिनलाइज्ड और नोमैडिक, और जो आपके वर्कर्स वगैरह हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबरर्स, ऐसे लोगों को वहां पर प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसी तरीके से जो नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं उनको भी वहां पर जो है प्रायोरिटाइज किया जाएगा, और ऐसी जगह को जहां पर जो है फीमेल लिटरेसी जो है आपकी 60% से कम है 2011 के सेंसस के हिसाब से, है ना, और जहां पर SC ST माइनॉरिटी इस तरीके की पॉपुलेशन ज्यादा हो, या फिर वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हो, या एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक, तो जो सबसे फिर वही बात है कि लास्ट माइल पे बैठे हुए लोग जो है उनको सबसे पहले फोकस किया जाएगा। नॉर्मल चीज वही है। अब यहां पर ये एक प्रोग्रेसिव जो है आपका स्टेप है, इसमें एजुकेशन ऑफ जो आपका एजुकेशन फॉर ऑल है ना, इसको हम चरितार्थ कर पाएंगे ऐसा बोला जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए बहुत पुराना टॉपिक है ये, इस कारण से न्यूज में है, ये स्टेटमेंट देख जाइएगा, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है किसने क्या बोला है ना। तो ऐसा तो अब रिपोर्ट्स इतनी सारी आती रहती है कि सबको ही पता है, तो ये हमको वैसे भी ये टॉपिक पे तैयारी होनी चाहिए हमारी, ऐसे के पर्सपेक्टिव से हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, है ना, कि इस तरीके की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, है ना, बाहुबल के आधार पर, धन बल के आधार पर जो है क्रिमिनल्स जो है पॉलिटिक्स में लगातार अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, और इसके सारे रीजंस आप लोगों को पता है, वही यहां पर जो है अच्छे शब्दों पे लिखा हुआ है बस। तो यहां पर लिखा जा रहा है कि लगातार हमारे यहाँ जो क्रिमिनल्स का पार्टिसिपेशन है वो इसमें बढ़ रहा है, पहली चीज। ठीक, अब यहां पर जो पार्टिसिपेशन के लिए जो ये डेटा दे रहे हैं, तो 2009, 2014, 2019 में लगातार ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, जो आपराधिक मामलों जिनके ऊपर दर्ज हैं, जो घोषित आपराधिक मामले तय हो चुके हैं जिनके अंतर्गत, वो भी जो है वहां पर विजेता बन रहे हैं, और इनका प्रतिशत जो है प्रत्येक जनरल इलेक्शन में लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि यहां पर समस्या ये है कि जो घोषित आपराधिक मामलों वाले जो आपके विजेता लोग हैं, है ना, जो आपके सांसद और विधायक हैं, उनका परसेंटेज जो है 30% से लेकर 43% हो गया। जिनके ऊपर हीनियस क्राइम जैसा जो है आपका आरोप लगा हुआ है, घोषित हो चुका है, घोषित गंभीर आपराधिक मामले जिनके ऊपर तय हो चुके हैं, उनकी जो विजेताओं की संख्या है वो 2009 में 14% थी, उससे बढ़ के 29% हो गया 2019 में। तो ये आंकड़े जो है केवल चुनाव में जो जीत चुके हैं उनके बारे में है ये आपका, है ना, बाकी लोगों के बारे में तो है ही नहीं। पार्टीज वगैरह में तो उनको आराम से जो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस। 1950 का जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है उसमें इस तरीके का कोई प्रावधान ही नहीं है कि मान लीजिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी में बहुत बड़ा ओहदा लेके बैठे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आप सांसद विधायक बने। अगर सत्ता में कोई पार्टी है, पार्टी बड़ी बड़ी पार्टी, अगर उसमें कोई भी पोस्ट उसको मिली है तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लोकतंत्र पर ऋणात्मक प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा, डालेगा ना, वही है यहां पर बात। अब क्या कारण है इसका, तो सबसे पहली तो वोट बैंक पॉलिटिक्स। हमारे यहां इससे बड़ी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सबसे खराब हो, वोट बैंक पॉलिटिक्स। कारण क्या है, हम एक दूसरे में एकजुट नहीं है। ठीक है, 1857 की क्रांति में विफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, और गांधी जी के आने के बाद हम आजाद क्या हुए, क्यों हुए, क्या है वो कारण, क्या आपने सोचा कभी? 1857 में जितने लोग लड़ रहे थे
उनके सबके अपने अपने वैयक्तिक हित थे, एक हित नहीं था, एक राष्ट्र का विकास नहीं हुआ था, राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हुआ था। सभी वर्ग आपस में बटे हुए थे, जमींदार अलग हैं, कृषक अलग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो अलग हैं, है ना, वकील अलग हैं, रसूखदार जो आपके व्यापारी हैं वो अलग हैं, सामंत अलग हैं, है ना, जमींदार अलग हैं। इस तरीके से समझ रहे हैं आप, हर तरीके से हम बटे हुए थे। अब वही गांधी जी ने किया कि जब वो आते हैं तो 1915 से एक्टिवली आते हैं, अगले 10-15 सालों में, 20 सालों में उन्होंने क्या किया, सभी वर्गों को एक साथ एक जगह लाकर उनके अंदर एक जनमानस तैयार किया, एक राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र एक भावनात्मक आयाम है, समझ रहे हैं आप, उसी चीज को आज तोड़ा जा रहा है। हम खुद में बटे हुए हैं। अगर हमें रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है, क्या वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है, तो अगर जनरल में ईडब्ल्यूएस करके दिया गया तो हम क्यों चले गए लेने? हमें खुद बोलना चाहिए ना कि 50% की बेल्ट आपकी क्या हो रही है, ब्रीच हो रही है। इंदिरा साहनी वाला जजमेंट कहां गया? आप रिजर्वेशन का इकोनॉमिक ग्राउंड बना दो। ये सब मांग हम नहीं रखते, क्योंकि क्या होता है, अगर 100 लोगों को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी को फायदा भी हो रहा है, तो जिसको फायदा हो रहा है वो चुप हो गया, इसी का तो लोग फायदा उठाते हैं। यही तो अंग्रेज करते थे, 2 लोगों को लड़ा दिया, एक को फायदा दे दिया, एक को नुकसान, फिर जिसको फायदा हुआ उसको किनारे ले गया, उसको भी दिया, है ना, खाने भर को उसको भी दिया, उसकी भी फिर जो आपकी टेरिटरी थी उसको भी एक्वायर कर लिया। आप हर जगह देख लीजिए, और यही आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगातार होता चला जा रहा है। कहां तक दोगे आप रिजर्वेशन? तो भी तो स्थिति खराब बनी हुई है, प्रोडक्टिविटी खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया है, लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, लगातार रोज घोटाले हो रहे हैं, और बड़े बड़े केसेस होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। नीरव मोदी जी का केस हो, नीरव मोदी का केस हो, जी गाएगा, और उसके बाद सहारा का केस हो, फिर चाहे अभी का जो ये केस आया है, तो ये नॉर्मल क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है? आप खुद सोचिए। इसके लिए कहीं हम लोग जिम्मेदार नहीं है क्या? क्योंकि हम सब अपने अपने स्वार्थ से जो है वो संचालित हो रहे हैं, हम अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं। तो क्या मतलब, हमने 4 दिन न्यूज पढ़ा 15 मिनट मतलब टी कॉफी के टाइम पे, और बस कुछ गुनगुना लिया और चल दिए। हर कोई जो है, हमारे यहाँ अभी तक सोशल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, सामाजिक क्रांति होगी, आज नहीं 50 साल बाद होगी, लेकिन आवश्यक है भारत में, है ना। क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि हथियार लेके निकला है, अपनी बातों को रखना। युवा जब अपनी बातों को रखेंगे तब उनके समझ में आएगा, हाँ आएगा। और जब युवा वहां पर जो है इंटरेस्टेड होके अपनी चीजों को, लेकिन लिखने, अपने बातों को रखने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऑनलाइन किसी चीज को कमेंट कर रहे हैं तो गाली देने लग गए, क्योंकि बड़ा इजी होता है। मैं यहां कमेंट बॉक्स में देखता हूं, कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब ये दूसरे आदमी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो चीज है ना, आप हमेशा याद रखिए, ये शो करती हमारी पर्सनालिटी को सामने वाले के पास। ऑनलाइन जो चीजें अवेलेबल हो गई हैं पिछले 5-7 सालों में, हम लोगों के दौरान जो है, आज से 10 साल पहले आप देखिएगा, ऑनलाइन कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, खुद को ढूंढना पड़ता था कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, तो खुद से बनना पड़ता था। यहां पर सारी चीजें अवेलेबल भी होती है, तो भी लोग उसमें भी कमियां निकालते रहते हैं। तो 2 तरीके के लोग होते हैं जीवन में। एक जो होता है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच का होता है, अगर उसके पास कई सारी समस्याएं हैं और 2 रास्ते अच्छे हैं पॉजिटिव, तो उसका जो अप्रोच होगा पॉजिटिव होगा। वरना एक सुखी राम दुखी राम वाला चुटकुला, कि दुखी राम हमेशा जो है वहां से दुख ही निकालता रहेगा, अरे ये खराब है, अरे ये खराब है। दूसरे को पॉइंट आउट करने से पहले अपने अंदर झांक के तो देखें, हम अपने अंदर तो झांक के देखें। ये आपका एथिक्स का पेपर रेडी कराएगी, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। ये किताबों में नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है ये आपका, है ना। इन चीजों को आप लोग एम्बेडेड करिए अपने भी पर्सनालिटी में। चलिए, यहां पर बताया जा रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये पूरी लंबी कहानी, इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आती है। पहली चीज तो मतलब कास्ट, रिलीजन, रीजन, एथनिसिटी, कल्चर, उससे रिलेटेड है ये आपका, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में सबने बांट रखा है, सबको इसका फायदा उठाते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। दूसरा, यहां पर अभी भी, है ना, मैं बार बार एक कोट करता हूं कि अरस्तु ने तभी बता दिया था कि जो लोकतंत्र है ना, अगर वहां पर लोग जो हैं, जिनसे तंत्र बना है, आम जनता, अगर वो अवेयर नहीं हुई, अगर वो जो है अवेयर नहीं है अपने अधिकारों को लेके, अगर उनके अंदर विवेक का निर्माण नहीं हुआ है, तो वो लोकतंत्र भीड़ तंत्र से होते हुए क्या बन जाएगा? भ्रष्ट तंत्र की ओर अग्रसर हो जाएगा, है ना। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही यहां पर लिखा गया है। आखिर लोग अगर ऐसा फायदा उठा रहे हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं है। हम नेताओं को बोलते रहते हैं, या उनको, वो बहुत समझदार है, हम उनको मौका देते तब तो वो उसको मोबिलाइज करते हैं। हम तो एकजुट हो जाए, फिर देख लीजिए भला, है
जो रिवर्स आपका रेफरेंडम वगैरह आप देखते हैं, या जो आपका डेमोक्रेसी में जो आपका डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, नार्डिक कंट्रीज में देखते हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, है ना, जो नार्डिक कंट्रीज हैं आपकी, फिनलैंड हो गया, ऊपर की जो हमेशा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या इन इंडिकेटर्स में वो टॉप करते हैं। कारण क्या है? वहां के लोग इतने अवेयर है ना, अवेयर है। हमको देश हित, हमारे हित से ऊपर उठ के होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि आज जो चीजें हो रही हैं उसका दंश किसको झेलना पड़ेगा, आने वाली सारी पीढ़ी को, और उसका ऋणात्मक प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा और किसी पे नहीं। हमारे यहाँ तो अब मतलब नॉर्मल हो गया है कि हजारों करोड़ से नीचे का मतलब ब्रांडिंग हो गई है कि उससे नीचे तो घोटाला ही नहीं होता। मतलब बड़ी शर्मनाक बात है ये हमारे लिए। इसके बाद स्टैट्यूटरी और लीगल इशू जो है, तो दो आपके एक्ट हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1955। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो विवादित एक धारा है आपकी, धारा 8, धारा 8 जो है, इसको इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था, है ना, 2013-14 में। उस समय बहुत ज्यादा न्यूज में था ये आपका। ठीक है, 1951 की जो आरपी एक्ट है उसकी जो आपका सेक्शन 8 है, उसमें जो है जब चुनावी प्रक्रिया से तभी वंचित किया जाएगा किसी भी उम्मीदवार को जब उसके ऊपर अपराध दोष सिद्धि हो जाए। अब समझिएगा यहीं पे खेल हो गया कि दोष सिद्धि, अरे भैया हमारे यहाँ तारीख पे तारीख कोर्ट में चला जाए केस, हाँ, और बड़े लोगों में ये डेटा है। आप बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, हिरण को मारने वाले को देख लीजिए, टाडा वाले को देख लीजिए, खलनायक से पहुंचते हैं सीधे कहां, मुन्ना भाई और एमबीबीएस, है ना। किसी को अगर कोई किसी का फैन हो तो गलत बातों में मत लीजिएगा इसको, लेकिन आप इस सत्य को जान लीजिए कि जो प्रभुत्वकारी लोग हैं क्या उनको कैपिटल पनिशमेंट हुई है? देखिए डेटा उठा के आप, एनसीआरबी का, एडीआर का, ये सब डेटा देखिएगा, है ना, उनको होती ही नहीं है। ये क्या है? कहीं ना कहीं ये बताता है ना, वो बैठ के बताते हैं शो में हीरो की तरह कि हमारा तो आना जाना लगा रहता है अंदर बाहर। अरे ये किस चीज की गर्मी है भाई, क्या है ये? पर उनको बनाया तो हम ही ने ना, हम जाके देखते हैं, इसलिए वो ऐसे हवा में है और कोई कारण नहीं उसका। तो ये क्या है हमारे यहाँ? जुडिशियल डिले, न्यायिक विलंब अपने आप में एक अन्याय है। तो न्याय मिलता रहेगा नीचे, निचली कोर्ट से उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगा तो ऊपर जाके वो क्या करेगा, वहां पर लगा देगा, बोलेगा भैया कि हम तो वहां लगा रहे हैं, निचली कोर्ट से वो तो हाई कोर्ट में जाएंगे, है ना, हाई कोर्ट में। तो अब विलंब चल रहा है, वो चुनाव लड़ लिया, जीत गया, ठीक है। तो इसमें कई दशक, कई साल लग जाते हैं, वही चीज यहां पर बताया जा रहा है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद 1950 का जो आरपीए है उसमें अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन वो कोई भी जो है ऑफिस होल्ड कर सकता है, कोई भी पद प्राप्त कर सकता है पार्टी के अंतर्गत। बताइए, पार्टी के अंतर्गत वो अब जो है पद ले लेगा। अरे पार्टी में आ गया तो प्रभुत्वकारी हो गया। कहीं कहीं जो कानून नियम हमारे यहाँ बन रहे हैं, कानून बनाने का काम है संसद का या विधायिका का, जिसको बोलिए, राज्य या केंद्र दोनों स्तर पर। तो वहां पर ऐसे क्रिमिनल जाएंगे तो बढ़िया कानून बनाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, है ना, अपने हिसाब से ही तो बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है। इसके बाद मैसिव एक्सपेंडिचर, ये बहुत बड़ा, एक नॉर्मल आदमी क्या ही चुनाव लड़ सकता है, कैसे लड़ेगा? लोगों का तंत्र है। अरे भैया सबसे एलीट चीज है, मैं बार बार कोट करता हूं, कोविड में आप देखिए कि चुनाव लड़ने के लिए जो फंड था उसको इंक्रीज कर दी, इतना इनको जल्दी पड़ी थी कि वहां एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए। बॉन्ड्स की बात आई, वहां पर ऑडिटिंग की बात आती है, कुछ कुछ मुद्दों में देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है एक साथ हो जाती है, जहां उनके ऊपर बात आती है ना वहां वो एकजुट होते हैं, जब जनता को बांटना होता वहां अलग अलग होते हैं, बस, है ना। पार्टी कोई भी हो, हमको न्याय से मतलब है, पार्टी विशेष से हमको ताल्लुक नहीं रखना है, बी न्यूट्रल, ठीक है। यहां पर जो है चुनाव की प्रक्रिया में भारी व्यय, इसी के कारण जो जिनके पास धन बल है, जिनके पास बाहुबल है ना, तो उनको जो है टारगेट किया जाता है। 80 के दशक में आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था भैया, बोले कि चुनाव जीतेंगे तो आपको ऐसा ऐसा देंगे, किसको, जरनैल सिंह भिंडरा वाले को। वैसा नहीं हुआ, बाद में जो है वहां पर उनको जो है मतलब वो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ना, वो करना पड़ा, गुरुद्वारे वाली समस्या हुई, उसके कारण अगले 10 साल तक हमारा देश क्या हुआ, आपातकाल का शिकार, दंगों का शिकार। तो उसका दंश दशकों तक हमको जो है झेलना पड़ता, आज भी खालिस्तान की समस्या बनी हुई है ना। तो अपने मतलब के लिए, वोट लेने के लिए, वोट बैंक, क्योंकि जनता दल की सरकार आई थी, उसको हटाना था, खुद को लाना था, तो सारे आयाम जो है वो वहां पर अपना लिए जाते हैं राजनीति में। बोलते हैं राजनीति में सब जायज है, क्यों जायज है भाई, क्यों जायज है, ठीक है।
ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं, देख जाइएगा, टॉपिक्स वही हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जुडिशियल डिले की बात है, सीधी बात है, यहाँ पर एडीआर जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स है, ये डेटा अपने पास रख लीजिएगा। इसे बताया जा रहा है कि अभी जो मौजूदा सांसद हैं हमारे यहाँ, उसमें जो 30% है उनके खिलाफ गंभीर, वो भी कैसा गंभीर, जिसको हीनियस क्राइम बोलते हैं, हीनियस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं और वो अभी भी सांसद हैं। अब बताइए, ये है सुधार हमारे यहाँ, स्वच्छता अभियान, यहां से चालू करो स्वच्छता अभियान पहले, फिर डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है ना, मानसिक कचरे को दूर करो पहले। न्यायपालिका सांसदों और विधायकों और राजनेताओं के खिलाफ जो है मामलों के निपटारे में जो है बहुत अनुत्तरदायी या पिछड़ रही है। तो भैया ये बात तो सही है, लगातार जो है आप देख रहे हैं कि जजमेंट्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है, समझ में नहीं आता कि चीजें इतनी डिले कैसे हो जाती हैं। इनको तो प्रायोरिटी में रख के आप लोगों को पहले सॉल्व करना चाहिए ना, ठीक है ना। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो इसका इंपैक्ट सीधी बात है, क्राइम बढ़ेगा हमारे यहाँ, ब्लैक मनी बढ़ेगी, तो वो ब्लैक मनी वगैरह जो है वो टेरर फंडिंग है, टेरर फंडिंग से क्या होगा, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी उसको थ्रेट होगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। जो कानून बनाए जाएंगे उसको ऐसे बनाए जाएंगे कि जो अपराधी वगैरह हैं वो किस तरीके से और अपने अपराध को जो है बचा सके, आराम से अपराध कर सके, वो अपने हितों के संदर्भ में बनाएंगे वैसे कानून, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये है कि नॉर्मल सी चीज यहाँ पर दूसरा ये बताया जा रहा है कि इससे जो है मैसिव जो करप्शन है वो भी जो बढ़ेगा। ये सब बिल्कुल वही टॉपिक है, वही पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान, तो 102 में सांसदों के लिए, 191 में जो है विधायकों के लिए अयोग्यता का प्रावधान है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया है कई बार, ठीक। अब यहाँ पर जो है अयोग्यता वगैरह लागू किया जा सकता है, इसी को जो है एक्टिव किया गया आपको आर्टिकल 102 को, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 ला के, उसमें जो सेक्शन 8 था उसको इंक्लूड किया गया, जिसके अंतर्गत जो दोषी लोग हैं चुनाव के अंतर्गत उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उनको अयोग्य घोषित करने का आयाम वहां पर है, ठीक है। और लेकिन जो लोग अभी मुकदमा का सामना कर रहे हैं, अब जिनके ऊपर साबित हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो मुकदमा का सामना कर रहे हैं और अभी तक जिनको सजा वजह नहीं हुई है, तो उसमें कोई प्रावधान नहीं है उनके लिए। बोलेंगे कि भैया अभी तो हम क्रिमिनल बने ही नहीं ना, हमारे ऊपर जो क्राइम था, जो चार्जेस लगे हैं वो प्रूफ ही नहीं हुआ, जाओ सबूत लेके आओ, ठीक है। व्यापम में ही सबूत नहीं ला पाई, इतना बड़ा वो है, पता नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोगों का पता ही नहीं चला, है ना। ये सब बड़ी चीजें हैं हमारे यहाँ होती रहती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसलिए जो है इस तरीके का कोई प्रावधान है नहीं, तो इससे बच निकलते हैं। वही जुडिशियल डिले वाली बात आ गई ना, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, तब तक तो उनकी पंचवर्षीय खत्म हो जाएगी, तब लड़के को टिकट दे देंगे, क्योंकि हर जगह हमारे यहाँ चीजों को जो है बांट लिया गया है। जिसका मतलब बाप हीरो है उसका लड़का हीरो बनेगा, जिसका बाप प्लेयर है उसका लड़का प्लेयर, मैक्सिमम जगह देखिएगा ये चीजें लोगों ने वहां पर गुप्त तंत्र बना लिया है, किसी बाहर के आदमी की एंट्री नहीं होने देंगे। लास्ट ईयर सुशांत जी का केस हुआ, सक्षम फैमिली से है, उनके घर में भी जो है वो आईपीएस है ना, उनके जीजा जी, और ये सब क्या हुआ उस केस में, कुछ आया, अपने आप दब गई ना बात, दब गई ना, यही होता है, ठीक है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो इसका सेक्शन 8 है उसके अंतर्गत जो सेक्शन 8 सब प्लस 4 है, ये जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी रही है हमेशा, है ना, कंट्रोवर्शियल रही है। इसमें क्या है कि अपराधियों की अयोग्यता के कारण जो है उनको चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने से रोक दिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि रोक दिया गया, कहां, निचले कोर्ट में, और अगर वो अपील कर दे हाई कोर्ट में, तो फिर ये है कि भैया अगर निचली अदालत से उसको दोषी ठहरा भी दिया जा सकता, ठहराया गया है, तो वो उसको क्या कर सकता है, चुनौती दे सकता है उच्च न्यायालय में, हायर कोर्ट्स में, ठीक है। तो अगर हायर कोर्ट ये मान ले कि वो दोषी नहीं है, तो उनकी जो है अयोग्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे, और यहां पर जो टाइम लगेगा ना उसका भी यूज वो कर ले जाएंगे, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। इस धारा पे कई बार हमने डिस्कशन किया है, कभी और इस पे और करेंगे। आरपीए एक्ट जो है आपका उसको रेडी कर लीजिएगा, और दोनों पे है जो 5-5, 8-8 पॉइंट जो है लिख के बताइएगा क्या स्पेसिफिक जो है फीचर्स है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ही नहीं बताते, मैं रोज आप लोगों से आग्रह करता हूं, है ना। ये जो फ्लक्स है ना, जब तक आप ये दिमाग से नहीं निकालें, कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, सर है बोलते ही तो है, कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है, ऑनलाइन है, खोले देखे, कोई मतलब थोड़ी है ना। यही तरीका ना, इसलिए तो आप लोग नहीं लिखते हैं, तो लिखिए उसको, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। जिस दिन आपने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर डेली लिखना चालू कर दिया, आप लिख के 90 दिन इस चैलेंज को मेरे लेके देखिए, 90 दिन बाद आप खुद अपने पर्सनैलिटी में, अपने लेवल में आप देखेंगे कि कितनी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।
अब मानना ना मानना तो आप लोगों के विवेक का जो है वो निर्णय है ना, आप लोगों का विवेक है, आप लोग बहुत समझदार हैं, जैसा ठीक लगे। लेकिन मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप लोग लिख के जरूर बताइए, जो मैं पूछता हूं वो किसी रीजन के कारण पूछता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये लिली थॉमस जो केस है वो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने 2013 का मैंने बताया था जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 है ना, उसके अंतर्गत ये अनिवार्य किया था, उसको हटा दिया था और ये बोल दिया था कि जिस भी व्यक्ति को वहां पर अदालत ने दोषी ठहराया है ना, और उनको जो जेल वेल हो गई तो उन्हें चुनावी जो प्रक्रिया उससे वंचित किया जाएगा, ठीक है ना, तुरंत प्रभाव से, ठीक है ना। इसके बाद जो लोक प्रहरी वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया केस है, पब्लिक इंटरेस्ट जो आपका फाउंडेशन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो आपका केस है, उसमें ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप चुनाव से पहले इनसे मांगिए, इनसे सारी डिटेल्स मांगिए, किसके ऊपर कौन सा अपराध चल रहा है, किसी के ऊपर कोई अपराधी तो नहीं है, कोई चार्जेस लगे, तो वो सब डिटेल्स आप जो है लीजिए। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो पहली चीज तो यहां पर ये देखना जरूरी है कि हर व्यक्ति को ये सोचने की जरूरत है कि वैयक्तिक हित से ज्यादा राष्ट्रीय हित आवश्यक है। ये जो राजनीति है वो राज्य के लिए नीति है, राज करने के लिए नीति नहीं है ना। तो राज्य के हित को संरक्षित रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अंदर ना जाने दिया जाए, उसके लिए लीगल और जुडिशियल जो आपके जो भी प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है वहां पर क्या करें, लागू करें, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो स्टार्टिंग फेज में ही लागू करिए ना, जब वो आपके इलेक्शन लड़ने वाले उसके पहले ही करिए। उसके पहले क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 6-8 महीने लगते हैं, पुलिस जब जांच करती है, एफआईआर लगाती, तो ऐसा कुछ प्रावधान बनाइए कि उस टाइम फ्रेम के पहले हो जाए वो सब चीजें, है ना, तो उनको आराम से डिस्क्वालीफाई किया जा सके। उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो आपकी 1951 की जो धारा है सेक्शन 8, उसमें जो डिसेबल किया गया है क्रिमिनल्स को, है ना, फ्रॉम होल्डिंग पार्टी ऑफिसेस, है ना, वो किया जाए वहां पर। मतलब मैं जो बता रहा हूं आपको कि जो आरपीआई एक्ट है उसमें जो आपके क्रिमिनल्स वगैरह हैं वो आपके पार्टी ऑफिस, मतलब पार्टी के अंतर्गत कोई पद लेके रख सकते हैं ना, ये अपन ने बात किया है, तो उस प्रावधान को हटाया जाए। जो चीजें हमने ऊपर बताया उसी को यहां पर हम लिखेंगे, है ना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही लिखा जाता है, इस तरीके से जो है क्रिमिनलाइजेशन जो है पॉलिटिक्स में वो कम किया जा सकेगा। रोड सेफ्टी के बारे में डेटा है, देख लेंगे हम इसको। सेंटर और स्टेट को जो है आप इंप्रूव और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो हमारे सेफ्टी के प्लान से इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन रिलेटेड है इससे, इसको नोट डाउन करके किनारे रख लीजिएगा। एसजीजी के अंतर्गत भी हमारा टारगेट है ना, हम कमिटेड हैं। किस तरीके से कमिटेड है कि भैया जो डेथ और इंजरीज है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंतर्गत वो 2020 मतलब 2020 तक जो है आधा करना था। अब 2020 तो निकल गया, है ना, 21 भी निकल गया, 22 लगा है, अब देखिए कब तक कम होता है। तो प्रेजेंट सिनेरियो, हालांकि लॉकडाउन के कारण कम हुआ कोविड में, है ना, तो वहां से प्रतिपूर्ति हो गई, बहुत लोगों की मृत्यु उधर से हो गई, कोविड में हो गई, ठीक है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन ने भी ये कैलकुलेट किया था कि जो जीडीपी का 3% है उसका लॉस होता है हमको एनुअली रोड की हादसों के कारण, सड़क हादसों के कारण। बहुत बड़ा डेटा है, इसको रख लीजिएगा अपने पास, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उसने भी अपने आंकड़ों में, डेटा में बताया कि सड़क में जो एक्सीडेंट होते हैं उससे मरने वाली संख्या जो है लोगों की लगातार बढ़ रही है। 2011 में 142 थी, 2019 में 151 है, 2020 में थोड़ा कम हुआ है ना, 1,33,000 के करीब हो गई है। उसका कारण यह है कि लॉकडाउन वगैरह हुई थी, है ना। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि 2001 में जो आपकी फैटालिटी होती थी इससे, है ना, नंबर ऑफ डेथ्स है आपकी पर 100 एक्सीडेंट में, है ना, तो 26.9 थी, फिर उसके बाद 28.63 हो गई 2011 में, उसके बाद 2020 में 37.54 है, ठीक है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली का एक डेटा है, उसमें बताया जा रहा है कि भारत में जो मौत का 8वां सबसे बड़ा कारण है वो आपका रोड एक्सीडेंट वगैरह है ना, जो आपकी सड़क में हादसे होते हैं। और समग्र स्वास्थ्य हानि में भी, मतलब जो ओवरऑल हेल्थ लॉस होता है उसमें 9वां जो है प्रोमिनेंट रीजन है आपका ये, ठीक, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और 4th लीडिंग आपका रीजन या कॉज है डेथ और हेल्थ लॉस का ये, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अमंग यंग एडल्ट्स की बात करें 15 से 49, मतलब ये कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जो हमारे वर्किंग जो पॉपुलेशन मानी जाती है 15 से 59 मानी जाती, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डेमोग्राफी का एक डायमेंशन है, वहां पर ये जो है सबसे बड़े रीजन के रूप में आ रहा है। तो इसमें सब डेटा याद नहीं करना, हमको वो डेटा रखना है जो हमको मेंस में यूज करना है, दैट्स इट। इसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि जो आपका वर्ल्ड बैंक और जो NHAI हमारा उसका डेटा है कि जो आपका मुंबई दिल्ली वाला जो आपका एक्सप्रेसवे या स्ट्रेच है ना, जो स्ट्रेच है वहां पर क्या है आपका मुंबई और दिल्ली वाला जो स्ट्रेच है उसमें 30%, और जो मुंबई चेन्नई स्ट्रेच है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, उसका 50% स्ट्रेच जो है अनसेफ व्हीकल्स के लिए। आप समझिए, आप राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़क नेटवर्क का जो टोटल कितना परसेंटेज है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है 2%, लेकिन टोटल ट्रैफिक का 49%
जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और 35% मौतें भी वहां पर होती। सारा डेटा याद नहीं रखना है, आर्टिकल में है, अपने हिसाब से यूज करना है। इतने डेटा नहीं रखना है कि हमारे दिमाग जो है पूरा मैस हो जाए एक ही से चीजों से। 2-4 डेटा काफी होता है, हर जगह उसी को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर पुलिस के जो आंकड़े उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो प्रमुख हादसों का प्रमुख कारण जो है, इसमें जो हादसे होते हैं उसमें जो प्रमुख कारण होता है वो ड्राइवर का होता है। अब ये स्पेशलिस्ट तो होते नहीं, तो भैया होते हैं, गलती होती है मान लीजिए ड्राइवर की भी, और भी कारण है ना। बड़े बड़े लोग ठेका ले लेते हैं, हमारे यहाँ जो ठेकेदार बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े लोग, वो किसके दम पे बैठे हैं? मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे लोगों का डिग्री नहीं बना रहे रोड, क्योंकि जो दबंग लोग हैं वो आराम से ठेका ले रहे हैं। आप देखिए आसपास सारी समस्याएं आप अपने आसपास देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बता रहे हैं कि यहां पर सभी दुर्घटनाओं का 84% और जो मौतें होती है उसका 80% जो है, ये पुलिस वाले बोलते हैं कि सिर्फ जो है सबसे प्रोमिनेंट कारण जो है ड्राइवर का होता है, ठीक। इसके बाद बोला गया है कि हमारे जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला है कि 2025 तक जो 50% सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, 2030 तक जो है इसको 0 कर देंगे हम, 0 डेथ का जो टारगेट है उसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो UNGA का जो प्लान है आपका, ग्लोबल एक्शन प्लान है ना, डिकेड के लिए, किसके संदर्भ में? रोड सेफ्टी के लिए 2011 से 20 का। उसी में ये बोला गया था कि जो फैटालिटीज होती है रोड एक्सीडेंट में उसको 50% तक रिड्यूस करना है 2020 तक, तो 2020 तो निकल गया। इसके बाद सड़क सुरक्षा पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी, है ना, मतलब आदेश पारित किया था कि आप जो है ये कमेटी बनाइए। तो वो किसकी अध्यक्षता में, ये याद रखिएगा, है ना, ये कहीं पूछा जा सकता है, एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। स्टेट PCS में भी पूछा जा सकता है और UPSC में स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन में जैसे 2-4 स्टेटमेंट होते हैं तो एक स्टेटमेंट ऐसा फ्रेम किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये 50% जो रिड्यूस करना है हमको, है ना, रिडक्शन करना है जो आपका किसमें, एक्सीडेंटल डेथ्स में, तो उनके लिए जो है वो क्या करना है, ये तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन सच क्या है कि लगातार जो है ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब इसका कारण क्या है? पहला पॉलिटिकल और कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका नेक्सस, क्रोनी कैपिटलिज्म ही है एक तरीके का ये भी। और यहाँ पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अंतर्गत है। मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 का, उसमें क्या ऐसा संशोधन किया गया था 86 के बाद, क्या इंपॉर्टेंट चीजें एम्बेडेड की गई है, 2-4 पॉइंट्स में लिख के बताइएगा और लिखा करिए, बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती तो उसमें अकाउंटेबिलिटी के डायमेंशंस नहीं कि भैया वो रोड किसने बनाया, वहां एक्सीडेंट हो गया तो उसके ऊपर क्या हो गया कार्यवाही, उसकी गुणवत्ता पर अगर कोई सवाल उठता है तो वो क्या है। हम सिर्फ ड्राइवर को देखते हैं, सामने वाले को देखते हैं, चालक को फुर्सत हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर लेजिस्लेशन में भी गैप है, ठीक है। यहां पर IPC के प्रावधान, ठीक है ना, उसके अंतर्गत जो पुराने मोटर जो आपके वाहन अधिनियम है, तो वहां पर जो है कई सारे लूप होल्स हैं, ठीक है ना। अब यहां पर स्पेशलिस्ट होते नहीं, पुलिस वाले जो है प्रारंभिक जांच करते हैं तो चालक की गलती को निर्धारित करना है वो सबसे इजी मानते हैं वो लोग, ठीक। इसके बाद जो है शॉर्ट स्पेस है यहां पर, ठीक है ना, किसके लिए, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे साइकिल पाथ, मोटरसाइकिल पाथ, फुट ओवर ब्रिजेस, है ना, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लूप होल है हमारा। फिर लैक ऑफ डेटा भी है हमारे पास, ठीक है ना, डेटा की भी जो है कमी, वैसा भी जो है डेटा के संदर्भ में भी इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है हमारा, ठीक है। ट्रॉमा रजिस्ट्री भी नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन जो सिस्टम होता है, क्रैश इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, उसमें भी साइंटिफिक डायमेंशन में कोई भी वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। उसके बाद जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी है अभी तक हमारे यहाँ। तो जो FIR वगैरह होती है उसमें पुलिस वालों की स्पेशलिटी तो होती नहीं है, तो वो फिर वहां पर ह्यूमन जो एरर होता है उसी को ही सामने रखते हैं। ह्यूमन एरर किसमें, जो चालक के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, है ना, मतलब जो चला रहा है, जो 2 लोग चला रहे थे जिनके बीच में एक्सीडेंट हुआ, या एक आदमी चला रहा था किसी चीज से जाके भिड़ गया, तो बस वो उसकी गलती को निकाल पाते हैं। और यहाँ पर जो है लगातार जो है हमारे यहाँ ट्रैफिक जो है बढ़ता जा रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, है ना। रोड पर जो है दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी एक कारण है। उसके बाद जो इफिशिएंट मैनर में जैसी मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट होना चाहिए रूल और लॉज का, वहां पर भी लैक देखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर करप्शन तो एक है, ये जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी जो है दे दिया जाता है ना, जो उपयुक्त नहीं है लोग उनको भी दे दिया जाता है। इसके बाद यहां पर सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहला जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट, अच्छा पॉइंट है, हर जगह लिख सकते हैं इसको हम लोग। उसके बाद जो है आपके जो हमारे यहाँ वर्कफोर्स है इस क्षेत्र में जो है उसको और बढ़ाना, मतलब एडिशनल मैन पावर लाना, जो आपके रिटायर्ड लोग हैं उनको लाना, पैरामिलिट्री वाले लोगों को लाना, है ना, और जो आपके बेरोजगार जो लोग हैं साक्षर, उनको ट्रेन करके इधर उनको जो है एम्बेडेड करना, है ना, ठीक है ना, यहाँ पर उनको रोजगार देना। उसके बाद साइंटिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाना और ट्रॉमा रजिस्ट्री, यही ऊपर जो समस्या बताए अपन लोग उसी को बोल देंगे कि उसी को यहाँ पर आप ला के रख दीजिए तो इसमें सुधार हो जाएगा। हमेशा लिखने का तरीका यही होता है। उसके बाद ऑडिट्स जो है वो किया जाए, है ना,
जो डिटेक्ट करे जो अनसाइंटिफिक स्पीड ब्रेकर से। आप देखिए पता चला कि कहीं कहीं पे आप देखिए कि अजीबोगरीब ब्रेकर बने हुए, एकदम से आदमी जा रहा है, पता चला कि कार वार गाड़ी वाड़ी पता नहीं उससे टकरा के कहां चली जाए, है ना। ब्लाइंड स्पॉट्स जो है, अगर जो हजार्डस जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपके सिस्टम बनाए जाते हैं ना, तो उनको डिटेक्ट करना, तो उसके लिए क्या करना कि जो है हमको ऑडिट की आवश्यकता होगी, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वैसे वैसे कौन से स्पॉट्स हैं, तभी तो हम वहां पर करेक्टिव एक्शन अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ कन्वीनियंट हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी होना चाहिए। वैसे तो कई जगह आपको देखने को मिलता है ना, हर जगह मिलता है आपको, है ना। तो सुविधाजनक हेल्पलाइन होनी चाहिए जो तुरंत उनको जो है वहां सुविधा उपलब्ध करा सके। और 2019 का जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली जो है वहां पर इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहां पर जो है ये कंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। तो वही सब चीजों को कंक्लूड किया गया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, साइंटिफिक मैनर में अकाउंटेबिलिटी तय करना, है ना, यही सब चीजें हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहले स्टेम सेल के बारे में यहां पर स्टेटमेंट्स बताना करेक्ट कौन सा। पहला ये कि आपका पाया जाता है कुछ जो सेलेक्ट लोकेशन होती है बॉडी में जिनको निके बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका बोन मैरो और जो आपके गोनाड्स होते हैं वहां पाए जाते हैं। उसके बाद जो इसकी एबिलिटी होती है ना, किस तरीके की एबिलिटी होती है कि ये आपका न्यूमरस साइकिल ऑफ सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, इसीलिए तो स्टेम सेल का यूज किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, ठीक है ना। तीसरा ये कि ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना, सो दे कैन नॉट डू स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर बताया जाए ये पाया जाता है आपका एम्ब्रॉयनिक और एडल्ट ऑर्गेनिजम्स में। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, अर्बन के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, हमारे जो आपके यहां पर लॉन्च किया गया था 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सभी को जो है आवास प्रदान करना है 2022 तक। तो 22 आ गया, देखिए सबको घर मिल गया क्या, ठीक है। इसके बाद जो है इसको इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी आपकी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है। तो दोनों के दोनों जो है आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और पूछा जा रहा था कि कौन सा करेक्ट है, तो बोथ आर करेक्ट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे और आप लोग लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।